अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई छात्र 8 घंटे तक किताबों के सामने बैठा रहता है। मेज पर दुनिया भर के नोट्स फैले हैं, अलग अलग रंग के हाइलाइटर हाथ में हैं। हाँ, और लैपटॉप स्क्रीन पर कोई लेक्चर चल रहा होता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सबसे गहन और गंभीर पढ़ाई बस वहीं हो रही है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। लेकिन अगर ईमानदारी से उस पूरे दिन का हम विश्लेषण करें तो असली पढ़ाई मुश्किल से 1 घंटे की ही होती है, मतलब जिसमें दिमाग ने सच में कुछ नया सीखा हो। वही तो, बाकी के 7 घंटे तो बस किताबों को घूरने या फिर ख्यालों में खोने में निकल जाते हैं। हाँ, और बार बार फोन की स्क्रीन को अनलॉक करके नोटिफिकेशंस चेक करना तो है ही, फिर वापस उसी पन्ने पर लौट आते हैं। सही बात है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। वही मैं सोचने वाला था, क्या आज के छात्रों के पास सच में समय की कमी है या फिर उनकी अटेंशन, मतलब उनके ध्यान को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है? यही सबसे बड़ी उलझन है, और इसी उलझन का जवाब तलाशने के लिए आज हम इस डीप डाइव चर्चा में एक बहुत ही शानदार सोर्स पर बात करने वाले हैं। हाँ, लाइफ अपग्रेड यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सामने आया है। ये वीडियो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब के सिद्धांतों पर आधारित है। और सच कहूं तो इसने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जिसने सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल, इसके मुताबिक समस्या समय की कमी की है ही नहीं, बल्कि ये तो पूरी तरह से अटेंशन मैनेजमेंट का संकट है। इसे आप चिकित्सा की भाषा में एक गलत निदान या गलत डायग्नोसिस कह सकते हैं। मतलब जब बीमारी कुछ और होती है लेकिन इलाज किसी और चीज का चल रहा होता है। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सटीक है। ज्यादातर छात्रों को यही लगता है कि उन्हें बेहतर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। हाँ, वे रंग बिरंगी टाइम टेबल बनाते हैं, हर घंटे का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी हताशी रहते हैं, क्योंकि असल में कमी समय की नहीं है। तो कमी किस चीज की है? कमी उस समय के दौरान ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की है। हमारा दिमाग एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। मतलब जो चीज तुरंत अच्छी लगती है वही ना? बिल्कुल, जो बिना किसी मेहनत के इंस्टेंट डोपामाइन देती है, दिमाग उसी तरफ भागता है। हाँ, जैसे सोशल मीडिया पर एक रील देखने से जो खुशी तुरंत मिलती है, वो खुशी किसी कठिन गणित के सवाल को हल करने में कहाँ मिलती है? एकदम सही। लेकिन विडंबना ये है कि जो चीज तुरंत डोपामाइन देती है, वो लंबी अवधि में इंसान की क्षमता को पूरी तरह खोखला कर देती है। अच्छा, तो जो चीज अभी मानसिक रूप से थकाऊ या मुश्किल लगती है, वही असल में बौद्धिक विकास का कारण बनती है। हाँ, यही असल सच्चाई है। तो ये डोपामिन वाली बात बहुत कुछ साफ कर देती है, क्योंकि अगर ध्यान भटकने की ये असली वजह है तो हमें ये देखना होगा कि आधुनिक जीवन में ये ध्यान आखिर चुरा कौन रहा है। और यहीं पर उस वीडियो में डिजिटल शोर और फोन की भूमिका को बहुत ही बेबाकी से समझाया गया है। ये विचार अपने आप में थोड़ा डराने वाला है। आज कोई छात्र खुद ये तय नहीं कर रहा है कि उसे कहाँ फोकस करना है। सही कहा। उसके फोन के अलर्ट्स, वाइब्रेशंस और वो बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ वाली सोच ही उसके पूरे दिन की दिशा तय कर रही है। हाँ, और वो थोड़ा सा स्क्रॉल कैसे घंटों में बदल जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। फिर अचानक रात हो जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें लगभग हर कोई फंसा हुआ है। और इसके पीछे की कार्य प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई पढ़ाई करने बैठता है और सोचता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर फोन को इग्नोर कर देगा, तो वो असल में हार रहा होता है। मतलब इच्छा शक्ति काम नहीं आती? नहीं, क्योंकि वो अपने ही दिमाग के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा होता है। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो जब सामने एक जटिल विषय की किताब रखी हो और दूसरी तरफ फोन हो जो तुरंत मनोरंजन दे सकता हो, तो इच्छा शक्ति हार मान लेती है। बिल्कुल। फोकस कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जो जन्म से मिलती है या आसमान से गिरती है। तो फिर फोकस आता कहाँ से है? ये तब अपने आप पैदा हो जाता है जब आसपास का भटकाने वाला शोर शांत हो जाता है। इच्छा शक्ति तो एक बैटरी की तरह है जो दिन भर के फैसलों से खत्म हो जाती है। मतलब बदलाव हमेशा इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाने से आता है। एकदम से ही समझे आप। लेकिन यहाँ आज की पीढ़ी की एक बहुत लोकप्रिय धारणा पर सवाल उठाना जरूरी लगता है मुझे। कैसी धारणा? आजकल तो एक अलग ही कल्चर चल पड़ा है जहाँ सब कुछ एक साथ करने को स्मार्टनेस का प्रतीक माना जाता है। ओह, आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो छात्र एक कान में ईयरफोन लगाकर लेक्चर सुन सकता है और उसी वक्त लैपटॉप पर नोट्स भी टाइप कर सकता है और बीच बीच में दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज का जवाब भी दे सकता है। बिल्कुल, उसे लोग दूसरों से ज्यादा होशियार मानते हैं। मल्टीटास्किंग को एक उपलब्धि की तरह देखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं
तो ये मुझे एक ऐसी नाव की तरह लगता है जिसमें कई छोटे छोटे छेद हों। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। मतलब नाव तुरंत तो डूबेगी नहीं, ऐसा लगेगा कि वो पानी पर तैर रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन असल में वो बस धीरे धीरे पानी से भर रही है और अंततः डूब ही जाएगी। वह नाव और छेद वाली उपमा इस स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है ना? बिल्कुल, क्योंकि हर बार जब कोई छात्र पढ़ाई से अपना ध्यान हटाकर एक टेक्स्ट मैसेज का जवाब देता है तो वह अपनी नाव में एक नया छेद कर रहा होता है। बाप रे, ये तो काफी खतरनाक है। विज्ञान की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहा जाता है। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं और फिर वापस पहले काम पर आते हैं तो हमारा 100% दिमाग वापस नहीं लौटता। अच्छा, मतलब कुछ हिस्सा वहीं छूट जाता है? हाँ, हमारी मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उसी पिछले मैसेज या वीडियो में अटका रहता है। तो जब कोई व्यक्ति मल्टीटास्किंग करता है तो वो असल में एक साथ कई काम नहीं कर रहा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच कर रहा होता है। और इस स्विचिंग प्रोसेस में इतनी ज्यादा दिमागी ऊर्जा जलती है कि कुछ ही घंटों में इंसान पूरी तरह से थक जाता है। सही कहा, जबकि असल में उसने कोई भी एक काम गहराई से पूरा नहीं किया होता। यही कारण है कि मल्टीटास्किंग उत्पादकता को भारी मात्रा में गिरा देती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब कोई छात्र निराश होकर कहता है कि उसका फोकस बहुत कमजोर है या उसे पढ़ाई याद नहीं रहती, तो वो गलत जगह समस्या ढूंढ रहा है। बिल्कुल, समस्या उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके काम करने के तरीके में है। फोकस वीक नहीं होता बल्कि छात्रों का एनवायरनमेंट यानी उनके आसपास का माहौल वीक होता है। मतलब एक ऐसे माहौल में काम करना जहां हर चीज ध्यान भटकाने के लिए ही डिजाइन की गई हो। हाँ, जैसे डेस्क पर रखा हुआ फोन, लैपटॉप पर खुले हुए दर्जनों टैब्स या सोशल मीडिया के पॉपअप्स। और फिर लोग उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई में गहरा फोकस बन जाएगा। ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ जाने जैसा है। बिल्कुल, इसका व्यवहारिक समाधान यही है कि अपने वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए। तो क्या फोन को साइलेंट करके मेज पर उल्टा रख देना चाहिए? नहीं, सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि उसका वहाँ होना ही दिमाग को ये याद दिलाता रहता है कि कुछ चेक किया जा सकता है। फिर क्या करना चाहिए? उसे किसी दूसरे कमरे में रखना चाहिए। जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन्हें हटा देना चाहिए। काम के समय सिर्फ काम होना चाहिए। और आराम के समय? जब आराम का समय हो तो बिना किसी अपराध बोध के पूरी तरह से आराम करना चाहिए। ये स्पष्ट विभाजन दिमागी थकान को कम करता है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी छात्र ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने आसपास से सारा डिजिटल शोर हटा दिया। ठीक है। फोन दूसरे कमरे में रख दिया, लैपटॉप पर फालतू के टैब्स बंद कर दिए, बाहरी दुनिया एकदम शांत है, कमरा एकदम खामोश है। हाँ, ये एक आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन असली जंग तो शायद अब शुरू होती है ना? क्योंकि जब बाहर शांति होती है तो दिमाग के अंदर का शोर और तेज हो जाता है। ये आपने बहुत गहरी बात कही है। खाली दिमाग अचानक उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है जो उसे करनी है। उसे एक स्पष्ट दिशा की आवश्यकता होती है। और यहीं पर उस वीडियो की वो बात बहुत प्रासंगिक हो जाती है जो दैनिक लक्ष्यों के निर्धारण और डीप वर्क के बारे में बात करती है। डीप वर्क मतलब गहन कार्य। हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब बाहर का डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है तो इंसान को खुद का सामना करना पड़ता है। सही बात है। हमारे पास दिन भर के लिए असीमित ऊर्जा नहीं होती है। हर इंसान के पास एक सीमित मात्रा में ही कॉग्निटिव ऊर्जा यानी मानसिक फोकस होता है। और अगर कोई व्यक्ति उस अनमोल फोकस को दिन की शुरुआत में ही रैंडम चीजों पर खर्च कर दे तो, जैसे दूसरों की स्टोरी देखना या बिना वजह इंटरनेट खंगालना, तो असली और जरूरी काम के लिए उसके पास ऊर्जा बचती ही नहीं है। मतलब बिना स्पष्ट दिशा के शांत कमरे में बैठना भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है जितना शोरगुल वाले कमरे में बैठना। बिल्कुल। ये स्थिति मुझे एक बहुत बड़े बुफे की याद दिलाती है। खाने वाले बुफे की? हाँ, जब कोई बुफे में जाता है जहाँ 100 तरह के पकवान रखे हों और वो सोचता है कि वो हर डिश थोड़ी थोड़ी खा लेगा ताकि कुछ भी छूटे नहीं, फिर तो गड़बड़ होनी है। वही तो। अंत में होता क्या है, किसी भी चीज का असली स्वाद नहीं मिलता, पेट खराब हो जाता है और इंसान अजीब सी बेचैनी लेकर वापस लौटता है। ये एनालॉजी दिमागी ओवरलोड को बहुत अच्छे से दर्शाती है ना? इसी तरह जब छात्र बिना किसी प्राथमिकता के सब कुछ एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, गणित भी आज ही खत्म करना है, विज्ञान भी अभी पढ़ना है और इतिहास के नोट्स भी बनाने हैं, बिल्कुल, तो उनका दिमाग बुरी तरह थककर हार मान लेता है। क्योंकि हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता और न ही हर काम अर्जेंट होता है। जब एक साथ बहुत सारे काम सामने होते हैं
तो इंसान डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। निर्णय लेने की थकान, तो इसका उपाय क्या है? इसीलिए उस वीडियो में एक बहुत ही शक्तिशाली नियम बताया गया है कि हर दिन सिर्फ 2 या 3 सबसे जरूरी काम तय करने चाहिए। सिर्फ 2 या 3? हाँ, सिर्फ वो प्राथमिकताएं जो वास्तव में अकादमिक लक्ष्यों की ओर ठोस कदम हों। अगर किसी को हर चीज महत्वपूर्ण लगने लगेगी तो इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। बहुत ही उम्दा बात है। प्राथमिकताएं तय करने से दिमाग को एक लेजर जैसी दिशा मिलती है। बिल्कुल। शायद यही कारण है कि 8 घंटे तक साधारण तरीके से काम करके खुद को थका लेने से कहीं बेहतर ये माना जाता है कि दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही काम किया जाए। लेकिन वो काम पूरी गहराई या डेप्थ के साथ किया जाए। आज की दुनिया में डीप वर्क सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान कौशल बन चुका है। वो कैसे काम करता है? जब कोई छात्र 1 घंटे के लिए खुद को एक कमरे में बंद करके बिना किसी बाहरी रुकावट के अपनी पूरी एकाग्रता किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट पर लगाता है, तो दिमाग में क्या बदलाव आते हैं? उसके दिमाग में न्यूरल पाथवेज यानी तंत्रिका मार्ग मजबूत होते हैं। विज्ञान बताता है कि इस तरह के फोकस से दिमाग में माइलिन नाम का एक पदार्थ बनता है जो जटिल विचारों को तेजी से प्रोसेस करने में मदद करता है। अरे वाह, मतलब ये एक घंटे का डीप वर्क उन 4 घंटों के काम से कहीं ज्यादा परिणाम देता है जिसमें इंसान बार बार फोन चेक कर रहा हो। एकदम सही। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए छात्रों को परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस यानी थोड़ी सी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। मतलब सब कुछ एक ही दिन में परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। निरंतरता में जो ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। तो अब तक की हमारी इस चर्चा में एक छात्र ने अपना वातावरण साफ कर लिया, दिन की 2-3 प्राथमिकताएं तय कर लीं और डीप वर्क करने के लिए मेज पर बैठ गया। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन गया। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवान खड़ी हो जाती है। वो क्या? जब कोई वास्तव में पढ़ने बैठता है और वो विषय बहुत ही कठिन या उबाऊ लगने लगता है, तब क्या होता है? हाँ, बोरियत। क्योंकि तब तो बाहरी शोर भी नहीं है, जो शोर है वो अंदर है। बोरियत एक बहुत बड़ा दुश्मन है। वीडियो में इस पर क्या कहा गया है? वीडियो में ये बात बहुत गहराई से कही गई है कि असली ग्रोथ तो बोरियत के बाद ही शुरू होती है। वो कैसे? बोरियत की ये पूरी कार्यप्रणाली बहुत ही दिलचस्प है। हम आधुनिक दुनिया में इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग का डोपामाइन बेसलाइन बहुत ऊंचा हो चुका है। अच्छा। तेज संगीत, रंगीन वीडियो गेम्स और पल पल बदलती सोशल मीडिया रील्स की वजह से। बिल्कुल। उनके मुकाबले इतिहास की कोई किताब या भौतिकी का कोई समीकरण हमेशा फीका और उबाऊ ही लगेगा। तो जैसे ही पढ़ाई थोड़ी टफ होती है, दिमाग तुरंत कुछ आसान ढूंढने लगता है। वो भागने का रास्ता खोजता है। लेकिन जैसा कि वीडियो स्पष्ट करता है, जब काम मुश्किल होता है, जब मन वहां से भाग जाना चाहता है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिलता, मतलब उस दिमागी असुविधा को बर्दाश्त करता है। हाँ, तभी असल में उसके ज्ञान का स्तर ऊपर उठता है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। इस छटपटाहट को समझाने के लिए वीडियो में एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई थी। बिना ट्रेनिंग वाले दिमाग की तुलना एक ऐसे कुत्ते से की गई है जो हर गुजरती हुई चीज पर भागता है। जी हाँ, अगर एक कुत्ते को बिना किसी ट्रेनिंग के सड़क पर छोड़ दिया जाए तो वो हर गुजरने वाली गाड़ी, हर तेज आवाज के पीछे भागेगा। उसकी कोई दिशा ही नहीं होगी। लेकिन जब उसी कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो शोरगुल के बीच भी शांत बैठना सीख जाता है। मतलब हमारा दिमाग भी बिल्कुल उसी बिना ट्रेनिंग वाले कुत्ते की तरह है। बिल्कुल। जब कोई पढ़ाई करने बैठता है तो शुरुआत में दिमाग हर छोटी छोटी बात पर भटकेगा, कभी पुरानी यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, तो कभी बस इस ख्याल में कि यार भूख लग रही है। हाँ। और जब भी ध्यान भटके, उसे डांटने या खुद पर गुस्सा करने के बजाय बहुत शांति से पकड़कर वापस अपने काम पर लाना ही असल ट्रेनिंग है। बिल्कुल। मतलब अगर 45 मिनट के सेशन में ध्यान 20 बार भटकता है तो उसे 20 बार वापस लाना ही वो कसरत है। बिल्कुल। वही कसरत भविष्य के लिए फोकस की मांसपेशी का निर्माण करती है। ये बात सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चलिए एक बहुत ही वास्तविक परिदृश्य पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। जब कोई छात्र ये सब कर रहा होता है, वो रोज संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके सहपाठी उससे आगे निकल रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हाँ, या वे ज्यादा जल्दी चीजें समझ रहे हैं, तो एक स्वाभाविक तुलना या कंपैरिजन शुरू हो जाता है। ये तनाव तो इंसान को तोड़ सकता है। वही तो, जब किसी को सच में लगने लगे कि वो किसी और की तुलना में पीछे छूट रहा है, तो वो उस निराशा से बाहर आकर खुद को वापस अपनी प्रक्रिया पर कैसे लाए। और सिर्फ रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये एक बहुत ही गहरी और वास्तविक चुनौती है जिसका सामना हर विद्यार्थी करता है।
दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना फोकस को पूरी तरह से भटका देता है। लोग अपनी खुद की रेस छोड़कर दूसरों की रेस में दौड़ने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की यात्रा और उसकी टाइमलाइन बिल्कुल अलग होती है। हमारा दिमाग परिणामों पर इसलिए फोकस करता है क्योंकि उसे एक निश्चितता चाहिए होती है। उसे जानना होता है कि परीक्षा में कौन सी रैंक मिलेगी। हाँ, लेकिन परीक्षा के परिणाम, दूसरों का प्रदर्शन या पेपर का स्तर, ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी के सीधे नियंत्रण में नहीं है। जो पूरी तरह से नियंत्रण में है वो है प्रोसेस। बिल्कुल। रोज 2 घंटे बिना किसी रुकावट के डीप वर्क करना, हर दिन अपने तय किए गए छोटे लक्ष्यों को पूरा करना, ये प्रोसेस है। और जब कोई इंसान अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगा देता है जो उसके नियंत्रण में है, तो चिंता और हताशा अपने आप कम होने लगती है। एकदम सही। तो उस निराशा और फ्रस्ट्रेशन के भंवर से बचने का सबसे कारगर तरीका क्या है? सबसे कारगर तरीका ये है कि इंसान अपना क्यों या अपना वाई ढूंढे। अपना क्यों? हाँ, मोटिवेशनल वीडियो देखकर जो जोश आता है वो सिर्फ कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही चलता है। वो एक बुलबुले की तरह है। तो मजबूत चीज क्या है? अगर किसी के पास एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट क्यों है कि वो ये पढ़ाई आखिर कर क्यों रहा है, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, ये कैसे उसके और उसके परिवार के भविष्य को बदल सकता है? बिल्कुल, तो आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस अचानक बहुत छोटे और बेमानी लगने लगते हैं। जब ये उद्देश्य साफ होता है तो इंसान अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि आज मन अच्छा है तो पढ़ाई कर ली, कल मन उदास है तो किताबें बंद कर दी। हाँ, वो एक सिस्टम के हिसाब से काम करता है। अनुशासन उस वक्त काम आता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। अनुशासन उस वक्त काम आता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और सच तो ये है कि अनुशासन ही वो जादुई तत्व है जो साधारण को असाधारण बनाता है। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो एक बात बहुत ही स्पष्ट होकर सामने आती है। वो क्या? फोकस कोई रातों रात सीखी जाने वाली तकनीक या कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं। ये असल में कई छोटी छोटी और दैनिक आदतों का परिणाम है। बिल्कुल। रोज लिए गए छोटे छोटे और साधारण से फैसले कि आज पढ़ाई करते वक्त फोन किस कमरे में रहेगा, आज दिन के सबसे महत्वपूर्ण 2 काम कौन से होंगे, और बोरियत महसूस होने पर भागने के बजाय वहां टिके रहने का फैसला। हाँ, ये सब चीजें मिलकर एक दिन किसी भी छात्र की पूरी पहचान ही बदल देती हैं। दुनिया को या सिस्टम को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये तय करने की जरूरत है कि हमारा अपना ध्यान किस दिशा में जाएगा। ये बिल्कुल सच है। और अगर इसे एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये तो एक लाइफ स्किल है। बिल्कुल, एक ऐसी लाइफ स्किल जो शिक्षा के बाद भी करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में हमेशा काम आती है। जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाता है वो असल में अपनी जीवन की दिशा को नियंत्रित करना सीख जाता है। शोर से भरी इस दुनिया में अपना ध्यान बचाकर रखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। इसी विचार के साथ इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही उत्तेजक और नया विचार सामने आता है जिस पर हर किसी को गहराई से विचार करना चाहिए। वो विचार क्या है? क्या होगा अगर जीवन में या शिक्षा के क्षेत्र में असली सफलता इस बात से तय नहीं होती कि हम कितनी नई चीजें सीखते हैं, कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं या कितने एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं? तो फिर किस बात से तय होती है? क्या होगा अगर सफलता असल में इस बात से तय होती है कि हम कितनी व्यर्थ की चीजों को ना कहने की हिम्मत जुटा पाते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। आज के समय में शायद सबसे बड़ा एकेडमिक टूल हमारे बैग में रखी महंगी किताबें या लेटेस्ट लैपटॉप नहीं है। हमारा सबसे बड़ा हथियार वो मानसिक फैसला है कि आज इस वक्त हम किस चीज को इग्नोर करेंगे। किस फालतू बहस, किस नोटिफिकेशन और किस भटकाव को हम अपनी ऊर्जा नहीं देंगे। ये एक ऐसा विचार है जो उस पहले दृश्य को पूरी तरह पलट कर रख देता है जहां एक छात्र 8 घंटे तक डेस्क पर बैठकर संघर्ष कर रहा था और सोच रहा था कि उसके पास समय नहीं है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। असल में ये जानना कि क्या नहीं करना है, ये जानने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या करना है। जब हम अपनी जिंदगी से और अपने आसपास से गैर जरूरी शोर को खत्म कर देते हैं, उसे ना कह देते हैं, तो जो कुछ भी बचता है वही असली काम होता है। और उसी बचे हुए काम में इंसान की असली प्रतिभा निखर कर आती है। तो जो भी लोग इस तरह के व्यवहारिक और जीवन बदलने वाले माइंडसेट अपग्रेड की तलाश में हैं, उनके लिए एक छोटा सा काम है। हाँ, उन्हें लाइफ अपग्रेड YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल, और उनके वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। वहाँ इसी तरह की गहरी और काम की बातें बहुत ही सरल तरीके से साझा की जाती हैं। और एक और जरूरी बात, सिर्फ इन बातों को सुन लेने से कोई चमत्कार नहीं होगा। सही कहा,
वीडियो या ये ऑडियो बंद करने के बाद कमेंट में जाकर ये जरूर लिखना चाहिए कि आज से वो कौन सी एक चीज है जिस पर पूरा फोकस रहने वाला है। या फिर आज किस एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहा जाएगा, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को अपने शब्दों में लिख देता है तो उसके दिमाग में एक अलग तरह की स्पष्टता और जवाबदेही आती है। और इसके साथ ही जिस किताब के सारांश पर यह पूरी चर्चा आधारित थी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, उसे पूरा पढ़ना एक बहुत ही बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। क्योंकि ज्ञान अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, वो केवल एक संभावना है। ज्ञान केवल तब शक्ति बनता है जब उसे असल जिंदगी में लागू किया जाए। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहने से जीवन नहीं बदलता, उस जानकारी को व्यवहार में लाने से, उन छोटे छोटे बदलावों को रोज जीने से जीवन बदलता है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। ज्ञान को व्यवहार में लाना ही असली कुंजी है। तो चलिए वापस उसी डेस्क पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 8 घंटे किताबों के सामने बिना किसी दिशा के बैठना, मोबाइल में उलझना और अंत में मानसिक रूप से थक कर उठ जाना। या फिर अपने वातावरण को शांत करके सिर्फ 2 घंटे पूरे ध्यान और गहराई के साथ उस काम को करना जो सच में भविष्य के लिए मायने रखता है। ये चुनाव हर दिन हर पल हमारे सामने मौजूद रहता है। बस सवाल सिर्फ इतना सा है कि आज का चुनाव क्या होगा। इसी सवाल के साथ हमें आज की इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है और अमल करने के लिए उससे भी ज्यादा।